आज हम बात करेंगे टारगेट पर्सन्स के बारे में। मैं डॉक्टर दीपक पंचोली, मेरे चैनल सोशियोलॉजी विद डॉक्टर दीपक पंचोली पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टारगेट पर्सन्स के बारे में अगर हम बात करें तो जो है ये एक अमेरिकी विद्वान थे। मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगा और इसीलिए थोड़ा कोशिश करूँगा जल्दी में और संक्षेप में आप लोगों को समझाऊँ। बेसिकली जो है पार्सन्स के जो सिद्धांत है, सामाजिक क्रिया के सिद्धांत के बारे में मैं आज बात करूँगा, सामाजिक क्रिया और सामाजिक व्यवस्था के बारे में। पहले तो मैं आपको इनका परिचय दे देता हूँ। टारगेट पार्सन्स एक अमेरिकी समाजशास्त्री थे और अगर हम बात करें तो अगर क्रिकेट की भाषा में बात करें तो जिस तरह ओपनिंग बैट्समैन और मिडिल ऑर्डर का इस तरह के बैट्समैन होते हैं, उसी तरह अगर समाजशास्त्र के विद्वानों की अगर हम बात करें तो मिडिल जो है ऑर्डर के बैट्समैन हम या मिडिल ऑर्डर के समाजशास्त्री हम टारगेट पर्सन्स को कह सकते हैं। यानी कि अगस्त काम, इमाइल दुर्खिम, इन लोगों ने इनकी शुरुआत की थी समाजशास्त्र की और उसके बाद 1950 के दशक में जो है टारगेट पार्सन्स जो अमेरिकी समाजशास्त्री थे, इन्होंने समाजशास्त्र को एक बहुत नई दिशा दी और 1900 मतलब एक तरह से लगभग 20-30 सालों तक के दशक जो है 3-4 दशकों तक जो पार्सन्स का नाम समाजशास्त्र में, और बल्कि अभी भी पार्सन्स का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। हालांकि अब पार्सन्स के सिद्धांत को के बाद और बहुत सारे सिद्धांत आ चुके हैं, इसलिए फिलहाल इनका बारे में इतना वेटेज नहीं दिया जाता। मगर एक दौर था जब पार्सन्स को बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा मिली हुई थी और पार्सन्स के बाद इन्हीं के अनुयायी थे रॉबर्ट बर्टन, और प्रकार्यवाद की जो है एक तरह से इन्होंने शुरुआत की थी, हम कह सकते हैं। और प्रकार्यवाद के बारे में भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा और थोड़ा सा मैं वैसे बता देता हूँ प्रकार्यवाद किसे कहते हैं। एक शब्द आता है समाजशास्त्र के विद्यार्थियों, और सबसे बड़ी एक हमारे साथ एक समस्या रहती है जो हिंदी भाषी विद्यार्थी उन लोगों के लिए, कि या अंग्रेजी की भी बात करें तो उनके साथ समस्या रहती है। समाजशास्त्र के जो विद्यार्थी है, हम लोग जो है चीजों को रटने की कोशिश करते हैं और उनका समझते नहीं है। प्रकार्य आपके जो है, अगर आप समाजशास्त्र को अगर कई सालों से पढ़ रहे हैं, 4-5 सालों से पढ़ रहे हैं या फर्स्ट ईयर से पढ़ रहे हैं, तब भी ये सब कई दफा आया, मगर जो आप लोगों ने गौर नहीं किया होगा कि ये इसका अर्थ क्या है। और किताबों के अंदर भी जो है वो इस तरह से पढ़ने में पूरी ढंग से आपको समझ में नहीं आया होगा। तो बहुत साधारण सी भाषा में अगर हम बात करें, प्रकार्य का मतलब सीधी सी बात है कि समाज, मैं परिभाषा नहीं बता रहा हूँ, सामान्य भाषा में अर्थ बता रहा हूँ कि समाज व्यक्ति का वह कार्य जो समाज की व्यवस्था को बनाए रखने में अपना योगदान देता हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हो, बहुत बड़े नेता हो या धार्मिक संत हो तो ही जो है प्रकार्य है। आप अगर सड़क पर चलते हुए यातायात के नियमों का पालन करें तो भी प्रकार्य है। आप अगर घर में जो है शांति से टीवी देख रहे हैं और आप दूसरे लोगों को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, ये भी एक प्रकार्य के अंतर्गत ही शामिल होता है। खैर ये फिलहाल उससे रिलेटेड नहीं है, हम बात कर रहे हैं पार्सन्स के बारे में कि सामाजिक क्रिया का सिद्धांत क्या है। तो पार्सन्स ने जो है, मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया, 2 किताबें लिखी थी। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन 1937 में इनकी पब्लिश हुई थी। दूसरी किताब भी द सोशल सिस्टम 1951 में पब्लिश हुई थी। अब हम बात करते हैं कि और सामाजिक क्रिया का सामाजिक व्यवस्था दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई है, और इस किताब के अंदर इन्होंने और अधिक विस्तार से सारी चीजें समझाई। इसमें भी लिखा, मगर द सोशल सिस्टम में इन्होंने सामाजिक क्रिया का विस्तार से अर्थ बताया। अब सवाल ये उठता है कि सामाजिक क्रिया किसे कहते हैं। तो मैं जो टारगेट पार्सन्स है, ये बेसिकली इन्होंने अपनी जो किताब है उसके अंदर शुरुआत यूं करी कि जो पहले के जो समाजशास्त्री थे, चाहे वो पेरेटो हो, चाहे दुर्खीम हो या मैक्स वेबर हो, इन सभी की जो सामाजिक क्रियाएं हैं इनके बारे में उनका विश्लेषण किया और उसका जो है निचोड़ निकाला। और एक चीज बाद में निष्कर्ष के रूप में लिखा कि अगर अब इन सभी सिद्धांतों को अगर गौर से पढ़े और इन सभी को सामूहिक रूप से अगर चर्चा करें तो एक उन्हीं में से एक निचोड़ निकल के आता है और वो सामाजिक क्रिया हम उसे कहते हैं, और वो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। और एक और चीज मैं बताता हूं आपको, टारगेट पार्सन बेसिकली मैक्स वेबर से बहुत प्रभावित थे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैक्स वेबर समाजशास्त्र के प्रमुख जो आधारभूत स्तंभों में से एक माने जाते हैं, जर्मनी के रहने वाले थे, और पार्सन्स अमेरिकी समाजशास्त्री है। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं, हम बात करते हैं कि जो है इन्होंने जो है सामाजिक क्रिया किसे कहा। तो मैं थोड़ा सा आपको इसमें बता देता हूं कि सामाजिक, ये मैं बिठा रहा हूं, मैक्स वेबर ने जो पहले कहा था सामाजिक क्रिया, पहले मैं उसके बारे में बताता हूं। मैक्स वेबर का सामाजिक क्रिया का सीधा सीधा मतलब था कि व्यक्ति की वह क्रिया जो या तो दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करती है या खुद वह उससे प्रभावित होती है।
जैसे मान लीजिए मैं रास्ते में जा रहा हूँ और अचानक कोई व्यक्ति आकर मेरे को रोकता है, रुकिए, तो मैं रुका, तो मेरी पहले वाली क्रिया क्या थी, चल रहा था, और वो किससे प्रभावित हुई, उस अगले व्यक्ति के टोकने से, तो वो भी एक सामाजिक क्रिया है। तो हम आमतौर पर जीवन में सुबह उठने से लेकर रात तक जो है सामाजिक क्रियाएं करते रहते हैं, सामाजिक क्रियाओं के आधार पर ही एक सारा सिस्टम चलता। और मैक्स टालगट पार्सन ने भी उन्हीं की परिभाषाओं से प्रभावित होकर के आगे चीजें लिखी। तो मैं आपको 3-4 चीजें बताऊंगा, उससे आपको बहुत चीजें आसानी से क्लियर समझ में आ जाएगी कि किसे कहते हैं सामाजिक क्रिया। टालगट पार्सन ने अगर बात करें सामाजिक क्रिया के सिद्धांतों के बारे में, तो वो जो है 3 चीजों के बारे में उन्होंने जिक्र किया कि इन चीजों से मिलकर के सामाजिक क्रिया बनती है। पहली चीज है कर्ता, यानी क्रिया को करने वाला। जैसा कि मैंने अभी बताया, मान लीजिए वीडियो मैं बना रहा हूं तो मैं हो गया कर्ता, और जो सामने जिनके साथ मेरी क्रिया हो रही है वो हो गया अल्टर, ये बताया। और एक और चीज कि अंत्य क्रियाओं के द्वारा ही एक समाज की व्यवस्था बनती है। अंत्य क्रिया का मतलब होता है कि जब दो व्यक्ति आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, वो अंत्य क्रिया होती है। जैसे मान अभी थोड़ी देर पहले मैंने उदाहरण बताया था कि कोई रास्ते में जा रहा है, एकदम से रुकना भाई साहब, तो जैसे ही कहा वो अंत्य क्रिया होगी। आप बस में बैठे हैं, बस का कंडक्टर आया आपके पास, उसने कहा जाना, टिकट दिया करा, वो भी एक अंत्य क्रिया, यानी कि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति जो है अंत्य क्रिया करता है, वो हो गई अंत्य क्रिया। और जो भी काम गतिविधि करता है वो अंत्य क्रिया कहलाती। तो पहली चीज है कर्ता। अब बात करते हैं कर्ता के साथ क्या चीजें होनी चाहिए। कोई भी जो क्रिया होती है वो शून्य में नहीं होती, उसके लिए चीज क्या आवश्यकता है, वो होती है परिस्थिति, यानी सिचुएशन। ये हो गया एक्टर, परिस्थिति यानी सिचुएशन। अब परिस्थिति का मतलब क्या, यानी कि भौतिक अवस्था होनी चाहिए। जैसे अगर हम बात करें, अभी फिलहाल जो वीडियो बन रहा है, तो जो अभी मैं रात को लगभग 9-10 बजे के आसपास वीडियो बना रहा हूँ, मेरा जो कमरा है और ये कैमरा है और ये सारे बोर्ड, ये सारी एक भौगोलिक, ये भौतिक परिस्थिति, ये हो गई परिस्थिति, ठीक है। अब मान लीजिए आप बारिश का मौसम है, आप पकौड़े का आनंद ले रहे हैं, वो कर्ता हो गया, और पकौड़े खाने वाला, और बारिश का मौसम है, पकौड़े कोई तल रहा है, वो खा रहा है, वो सिचुएशन होगी, परिस्थिति होगी। अब तीसरी चीज, इन दो चीजों को होने से ही काम नहीं चलता। तीसरी चीज होती है प्रेरणा। भाई कोई आदमी काम कर रहा है, क्रिया कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको कोई ना कोई मोटिवेशन मिल रहा है। अब प्रेरणाएं 3 तरह की होती है, मैं इसमें बता देता हूं थोड़ा सा संक्षेप में। पहली चीज हो गई सौंदर्यात्मक। अब यह सौंदर्यात्मक का मतलब सौंदर्य से नहीं, कोई जो है कोई हीरोइन आपको आकर के प्रभावित करी, ऐसा कुछ नहीं। सौंदर्यात्मक का मतलब, या दर्शन शास्त्र की भाषा में हम कह सकते हैं कि आपके अंदर से कोई चीज आपको प्रभावित करती है। वो जैसे एक छोटा सा, उसको मैं उदाहरण के रूप में समझाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूं, मैं जो है मैं बेसिकली जो है गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाता हूँ, पिछले 23 सालों से पढ़ाता हूँ। और मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, सवाल ये उठता है। मैं, क्योंकि मेरे को एक अंदर से जो है प्रेरणा मिल रही है कि मुझे जो है मेरे विद्यार्थियों के अलावा भी जो दूर दराज के विद्यार्थी है उनके लिए मैं वीडियो बनाऊं। अब ये मेरी प्रेरणा है, तो करता हो गया मैं, परिस्थिति हो गई अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूं, और प्रेरणा मेरे को बोल रही सौंदर्यात्मक प्रेरणा, यानी कि मुझे एक अंदर से संतुष्टि मिलती है। मुझे जैसा कि मैं, अगर आप मेरे वीडियो देखते हैं पुराने, आपको पता होगा, मैं जो ये वीडियो बनाता हूँ ये कोई आर्थिक दृष्टि से कमाई के हिसाब से नहीं बना रहा हूँ। भगवान की कृपा से सरकार मेरे को अच्छा खासा वेतन देती है, तो मैं, और जैसा कि आपको पता भी होगा कि मैं इस जो चैनल से जो आय होती है वो मेरे अपने खुद के ऊपर खर्च नहीं करता हूँ, बल्कि जो गरीब विद्यार्थी उनके लिए, जो होशियार विद्यार्थी उनके लिए मैं खर्च करने की कोशिश करता हूँ। तो ये होगी मेरी प्रेरणा। तो पर ये प्रेरणा जरूरी नहीं कि इसी तरह की हो, प्रेरणा का और भी प्रकार है। दूसरा होती है मूल्यात्मक प्रेरणा। इसका मतलब है कि जो वैल्यूज होती है हमारे जो समाज के अंदर, हर समाज के अंदर कौन कौन वैल्यू होते हैं जिनके आधार पर, यानी आदर्श होते हैं, उन आदर्शों से प्रेरित होकर के व्यक्ति जो क्रिया करता है वो प्रेरणा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति सेना में भर्ती हुआ, वो देशभक्ति की प्रेरणा से हुआ और वो अपना कोई काम कर रहा है, तो वो हो गई। जैसे मान लीजिए करता हो गया सैनिक, परिस्थितियों की, मान लो कोई युद्ध चल रहा है किसी दो देशों के बीच में, और प्रेरणा क्या हो गई, उसकी देशभक्ति की प्रेरणा, तो वो उसके वशीभूत होकर के वो क्रिया कर रहा है। यहां तक ये समझ में आ गई दो चीजें, पहली सौंदर्यात्मक, दूसरी मूल्यात्मक। और तीसरी होती है संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक का मतलब होता है कि
व्यक्ति जो है अपने पूर्व के अनुभवों के आधार पर जो है प्रेरित होता है और वो जो कोई क्रिया करता है वो संज्ञानात्मक क्रिया कहलाती है। संज्ञान का मतलब होता है, संज्ञान शब्द आप लोगों ने सुना होगा मगर आप लोगों को इसका असली अर्थ पता नहीं होगा। यानी संज्ञान का मतलब होता है कि हम अपने पुराने अनुभवों के आधार पर किसी चीज का निर्णय लेते हैं, वो संज्ञान कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा बचपन में आप लोगों ने कई दफे मम्मी पापा ने कहा होगा कि जो है, अब यहाँ स्विच नहीं दिख रहा, मैं आपको नहीं बता सकता, कमरे के अंदर जो लाइट का स्विच होता है उसके अंदर छोटे बच्चे उंगली डालते हैं और कई दफे बचपन में आपको भी झटका लगा होगा, मगर माँ बापों ने कहा होगा कि बच्चे इसमें हाथ मत डालना, मगर नहीं मानते, या पंखा चल रहा है उसमें अंदर कोशिश करते हैं, मगर कभी गलती से आपने हाथ डाला, करंट आ गया, तो एक बार अगर आपको करंट आ गया तो आप जिंदगी भर वापस दोबारा कोई कहेगा तो भी नहीं डालोगे। तो वो चीज होगी संज्ञानात्मक अनुभव। तो व्यक्ति जो है सामाजिक क्रिया जो होती है वो इन तीन चीजों से होती प्रभावित होती है। टार्गेट पर्सन जो सामाजिक क्रिया का मतलब बताया, पहला हो गया कर्ता, दूसरा हो गया परिस्थिति, तीसरा हो गया प्रेरणा। अब यहाँ जो है एक और चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पार्सन्स ने एक बताया था स्वेच्छावाद। अब ये जो बेसिकली ये शब्द है स्वेच्छावाद, इसके बारे में मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि बेसिकली मेरे जैसा कि आप जानते हैं मैं जब वीडियो बनाता हूँ तो मैं लास्ट में अपने नंबर भी देता हूँ, अभी मैं बता देता हूँ। तो जो है मैं अपने विद्यार्थियों से पूछता हूँ कि उनको कोई समस्या है तो पूछे। तो मेरी यूपी की एक होशियार विद्यार्थी है जो है, उसने मेरे को ये पूछा कि स्वेच्छावाद किसे कहते हैं, अंकिता नाम है उसका, मैं वीडियो में नाम ले रहा हूँ और मुझे खुशी हुई। मेरे और बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो मुझे फोन करते हैं। मेरा एक यूपी के बहुत सारे मेरे विद्यार्थी हैं, उसमें जो है बहुत सारे विद्यार्थी मेरे को मैसेज करते हैं, फोन करते हैं और लगभग हर वीडियो देखते मुझे खुशी होती है। तो उसने मेरे को पूछा सर स्वेच्छावाद क्या होता है, इसके ऊपर वीडियो बनाई। ये बेसिकली मैं वीडियो उसी के लिए बना रहा हूँ और आप सभी के लिए ये काम आएगा। तो स्वेच्छावाद का मतलब ये होता है कि कर्ता जो है, जो क्रिया करता है, उसके पास क्रिया करने के बहुत सारे ऑप्शन है कि वो जो लक्ष्य है वो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो है कौन कौन से साधनों को अपनाए। एक सिंपल सा एक उदाहरण के रूप में बताऊं कि मान लीजिए आप विद्यार्थी है और आपको जो क्रिया क्या कर रहे हैं, आपका है लक्ष्य पढ़ाई परीक्षा में पास होना या अच्छे नंबर लाना, ठीक है। अब अच्छे नंबर लाने के लिए आपके पास कौन कौन से साधन है, तो जो साधनों का चुनाव है वो चीज कहलाई स्वेच्छावाद। कैसे, अब इसमें चुनाव क्या है, आमतौर पर 90% व्यक्ति जो है पढ़ाई लिखाई करेंगे और उस हिसाब से पेपर देंगे, मगर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो ये सोच रहे हो मैं तो साहब रात को पर्ची बना लूंगा और नकल करके पास हो जाऊंगा, वो उसका अलग तरीका हो गया। कुछ लोग ये सोचते होंगे कि अपन जो है प्रिंटिंग प्रेस से पेपर उठा ले, इस तरह आजकल बहुत सारी गैंग रही, इस तरह की बन रही, तो वो जो गलत तरीके सही तरीके इन सभी तरीकों बहुत सारे हमारे समाज में ऑप्शन देता है, तो वो स्वेच्छावाद कहलाता है। यहाँ समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो सामाजिक क्रिया का अर्थ यहाँ हो गया, वापस में संक्षेप बता रहा हूं, कर्ता परिस्थिति प्रेरणा इनसे मिलाकर के एक सामाजिक क्रिया का निर्माण होता। अब यहाँ बात उठती है कि मैक्स टार्गेट पार्सन्स ने जो है सामाजिक क्रिया के साथ ही सामाजिक व्यवस्था शब्द का भी एक जिक्र किया है। दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई है। जब अंत्यक्रिया होगी लगातार तो क्या बनेगा, व्यवस्था बनेगी, सामाजिक व्यवस्था बनेगी। अब सवाल ये उठता है कि सामाजिक व्यवस्था या उपव्यवस्था कैसे बनती है, सोशल सिस्टम किसे कहते हैं। जो सोशल सिस्टम है उसके बारे में जो है एक और चीज कि टारगेट पर्सन ने बताया कि जो सामाजिक व्यवस्था है वो 2 व्यक्तियों से लेकर के 2 करोड़ या करोड़ व्यक्तियों की जो है भागीदारी से सामाजिक व्यवस्था बनती है। एक छोटा सा मैं उदाहरण के रूप में बताऊं कि जो है परिवार भी एक सामाजिक व्यवस्था है और एक देश जो राष्ट्र है वो भी एक सामाजिक व्यवस्था का एक उदाहरण है। यानी यहाँ संख्या महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि उनके बीच की अंतःक्रिया और उनकी जो संरचना है, यानी कि वो किन किन चीजों से मिलकर के बन रही है, वो चीज कहलाती है सामाजिक व्यवस्था। और सामाजिक व्यवस्था के इसके उन्होंने जो है 3 पार्ट माने पार्षद से कौन कौन से बताए। पहला बताया व्यक्तित्व और एक और चीज कि ये तीनों चीजें आपस में जुड़ी हुई है। अब कैसे जुड़ी वो मैं बता रहा हूं आपको, व्यक्तित्व, सांस्कृतिक व्यवस्था और तीसरा सामाजिक व्यवस्था। इन सबों से मिलाकर के ये उपव्यवस्था है जो इनसे एक निर्माण करती है
सामाजिक सिस्टम का। अब आप देखिए तीनों चीजें कैसे हैं। व्यक्तित्व के बारे में जो है पर्सनैलिटी किसे कहते हैं। एक और चीज का आमतौर पर हमारी एक गलतफहमी होती है कि पर्सनैलिटी का मतलब जो है लंबा चौड़ा सांड जैसा शरीर दिख रहा है, गोरा चिट्टा व्यक्ति, वो पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी उससे नहीं आती जाती। पर्सनैलिटी आपके जो व्यवहार के तौर तरीके हैं, वो जो निखर के बाहर आपकी जो अभिव्यक्ति है वो चीज कहलाती है। जैसे महात्मा गांधी हुए, लाल बहादुर शास्त्री हुए, दुबले पतले 4-4, 5-5 फीट के व्यक्ति, ये सब इनकी पर्सनैलिटी आज के जो बड़े बड़े हॉलीवुड के जो स्टार है लंबे चौड़े सांड जैसे, उनसे ज्यादा पर्सनैलिटी इनकी मानी जाती है, क्योंकि इन्होंने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। तो ये चीज कहलाती है व्यक्तित्व। अब व्यक्तित्व के अंदर हमारी जो है भौतिक व्यवस्था की भी कह सकते हैं, वो भी उनका भी पार्ट जुड़ा हुआ रहता है। और इसके अंदर हमारा जो वंशानुगत जो अनुवांशिक की चीजें हैं वो भी इसका एक पार्ट है। इसके अलावा बाहरी पक्ष यानी हमारा सामाजिक पर्यावरण वो भी इससे जुड़ा हुआ है। अब दूसरी चीज है सांस्कृतिक व्यवस्था। सांस्कृतिक व्यवस्था का मतलब होता है समाज की जो संस्कृति है, समाज के अंदर जो पाई जाती है, उस संस्कृति के जो मूल्य है वो किस किस तरह से है और उससे व्यक्तित्व का किस तरह प्रभावित होता है। और सामाजिक व्यवस्था, ये तीनों चीजें यानी हमारा जो सामाजिक संरचना है, ये तीनों चीजें मिला करके हमारे इस सिस्टम को बनाती है। अब ये तीनों चीजें आपस में कैसे प्रभावित होती है, कैसे जुड़ी हुई, उसके बारे में एक छोटा सा उदाहरण बताऊंगा और इसके बाद वीडियो समाप्त होगा। जैसे उदाहरण के रूप में बात करें, हम कहते हैं कि भारतीय संस्कृति और विदेशी संस्कृति का, या चलिए हम एक छोटा सा दूसरा उदाहरण करें कि मान लीजिए आपकी उम्र का कोई एक अमेरिका का विद्यार्थी है और एक आप है और एक पाकिस्तान का व्यक्ति है या एक अफ्रीका का उम्र का लड़का, 20 साल का मान लो अमेरिका का लड़का है। उसकी सोच और एक भारतीय 20 साल के लड़के की सोच में रात दिन का अंतर होगा। क्यों होगा? उसकी कोई सींग पूछ नहीं है, आप लोगों की सींग पूछ नहीं है, मगर कारण उसका पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट किस तरह से होता है, वो सांस्कृतिक मूल्यों से और इनसे जुड़ा है। जैसे 20 साल का एक अमेरिका का लड़का अपने माँ बाप से अलग रह रहा होगा, वो अपने खर्चे पानी चला रहा होगा। हमारे यहाँ जब तक नौकरी नहीं लगे या हम लग भी जाए तो कई दफा हम ज्यादातर आमतौर पर जो है माँ बाप के साथ रहना पसंद करते हैं, तो हमारे विचार अलग है। इसी तरह है एक जो है अगर हम बात करें अफ्रीकी देश की बात करें, वहां के बिल्कुल सांस्कृतिक मूल्य अलग हो गए। और जो हमारा जो सामाजिक व्यवस्था है, सिस्टम है, वो भी एक अलग तरीके रहता है। हमारे जो रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, रहन सहन है, ये सब चीजें हर जगह अलग अलग होती है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये एक दूसरे को प्रभावित करती है। हमारी पर्सनैलिटी ऐसी क्यों है और अमेरिका वालों की पर्सनैलिटी उनकी जैसी अलग क्यों है? कारण ये है कि उनका जो माहौल है, सांस्कृतिक सामाजिक व्यवस्था, ये सारी चीजें एक दूसरे को प्रभावित करती है और उसी आधार पर व्यक्ति का निर्माण होता है। और हम ये नहीं कह सकते किसका किसके ऊपर ज्यादा प्रभाव है या कम प्रभाव है, मगर ये तीनों चीजें एक दूसरे को आपस में प्रभावित करती रहती है। एक तरह से कहते हैं इंटरलॉकिंग टाइप का ये सिस्टम रहता है। तो इन्हीं चीजों से मिलकर के सामाजिक व्यवस्था का निर्माण होता है। तो उम्मीद है कि आपको जो है पार्सन्स का सामाजिक क्रिया का सिद्धांत समझ में आ जाएगा। वापस मैं आप लोगों को एक बार और बता देता हूँ कि मेरा जो है मूल उद्देश्य ये है कि समाजशास्त्र के जो बेसिक सिद्धांत है वो आप लोग समझो, न कि रटो। और अगर फिर भी आपको कोई समस्या हो तो आप मुझे बेझिझक कभी भी फोन कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर जो है उस पर भी बात कर सकते हैं। मेरे नंबर व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर एक ही है, 9414317258 9414317258। और अगर किसी तरह कोई चीज पूछनी है तो आप मुझे कभी भी बेझिझक पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।